देखिए बेटा, आज का टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है करंट इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन changes with respect to time. With respect to time. तो ये कांस्टेंट करंट नहीं है। करंट की जो वैल्यू है, सपोज करिए कि 2 एम्पियर की करंट है, तो वो हमेशा 2 एम्पियर की करंट नहीं रहेगी। उसमें करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। डायरेक्शन चेंज होने का क्या मतलब है? जैसे सपोज करिए कि कोई रजिस्टर है और इसमें ये वाला पॉइंट एम है और ये वाला पॉइंट एम है, तो आधे टाइम तो करंट की डायरेक्शन एम से एन की तरफ होगी और आधे टाइम करंट की जो डायरेक्शन है वो एन से एम की तरफ होगी। ठीक है, ये कैसे होता है ये हम एसी जनरेटर में समझेंगे कि करंट की डायरेक्शन किस तरह से चेंज होती है, और ये एसी जो है प्रोड्यूस कैसे होती है वो भी हम एसी जनरेटर की वर्किंग से समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर या इसको डायनामो भी बोलते हैं। एसी जनरेटर और डायनामो। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि ये कौन से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें एक आर्मेचर कॉइल होती है। ये जैसे एक कॉइल है, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया जाता है। ये सपोज करिए कोई कॉइल है PQRS और इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B। सपोज करिए कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसको इसके एक्सिस के अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट किया जाता है। तो ये जो ओमेगा है, दिस इज थीटा अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी हो गया, तो थीटा हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो इसके साथ, इस कॉइल के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है फाई, वो हो जाएगा बी डॉट ए के इक्वल। बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए इस कॉइल का एरिया वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो थीटा की वैल्यू देखिए ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी डाल दीजिए, तो बी ए कॉस ओमेगा टी होगी। तो जो फ्लक्स है ये वेरिएबल है क्योंकि ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसका फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो ये वेरिएबल फ्लक्स है। और इस कॉइल के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो जाएगा माइनस डी फाई डी टी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल नंबर 2, फैराडेज रूल नंबर 2, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी। फाई की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। ये बी ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये भी एक टाइम वेरिंग ईएमएफ है, मतलब ये वाला जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट नहीं है, साइन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए इसको हम साइनोसॉइडल ईएमएफ बोलते हैं। ये जो ईएमएफ है ये साइन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। साइन की वैल्यू 0 से 1 तक जाती है, फिर 1 से 0 तक, फिर नेगेटिव साइड में जाती है। तो ये जो ईएमएफ है ये साइनोसॉइडल है। ये कॉइल के एक टर्न के लिए है। अगर कॉइल में n टर्न्स होंगे तो यहाँ सब जगह n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक कॉइल हैज n टर्न्स, कॉइल हैज n टर्न्स, कैपिटल N ले लेते हैं।
तो जो ईएमएफ है वो हो जाएगा n टाइम्स, इसको पूरे को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट ईएमएफ आ जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए कि साइन फंक्शन कैसे होता है। अगर आप साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाओगे तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ इस तरह से बनेगा टाइम के रिस्पेक्ट। तो जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा, और ये मैक्सिमम ईएमएफ जो है ये NBA ओमेगा के इक्वल होगा। इसी तरह से जब साइन की मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे ये -1, तो ये अगर -1 होगा तो ये हो जाएगा -NBA ओमेगा। तो ये जो ईएमएफ है साइनोसॉइडल ईएमएफ, या इसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी बोलते हैं, एसी ईएमएफ, ये ईएमएफ इस तरह से चेंज होगा। और आप अगर इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो करंट आ जाएगी। ये मैक्सिमम ईएमएफ है इसलिए इसको ई नॉट से डिनोट करते हैं, तो ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी NBA ओमेगा। तो जो एसी ईएमएफ है ये NBA ओमेगा को तो ई नॉट लिख देंगे और ये साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, ईएमएफ से ही करंट प्रोड्यूस होती है, तो अगर इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो E बाई आर, तो ये E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ये एसी करंट हो जाएगा I, दिस इज मैक्सिमम करंट I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये एसी ईएमएफ का इक्वेशन हो गया और ये एसी करंट की इक्वेशन हो गई, जो साइन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट को हम साइनोसॉइडल करंट भी बोलते हैं, या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को साइनोसॉइडल ईएमएफ भी बोलते हैं, क्योंकि वो साइन फंक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये टाइम वेरिंग ईएमएफ है इसलिए टाइम वेरिंग करंट है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड देखिए 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, और फिर नेगेटिव साइड में आ गया, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अब ये कैसे प्रोड्यूस होती है उसको हम एसी जनरेटर में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ एसी जनरेटर का प्रिंसिपल पढ़ा है। प्रिंसिपल क्या है? When an armature coil PQRS is rotated with an angular velocity omega in a uniform magnetic field, we get a sinusoidal EMF. E is equal to E naught sin omega t, and sinusoidal current, that is I is equal to I naught sin omega t. अब देखिए कि इसकी वर्किंग पढ़ते हैं कि ये सब कैसे प्रोड्यूस होता है। उसमें जो एसी जनरेटर है, जो मशीन है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और वो वर्क कैसे करती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे एसी जनरेटर को। एक तो पहला है फर्स्ट हाफ रोटेशन। फर्स्ट हाफ रोटेशन, एक रोटेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक फर्स्ट हाफ रोटेशन है, उसके बाद सेकेंड हाफ रोटेशन। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लिया है, और इधर इसका नॉर्थ पोल रखा और इधर साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डॉटेड एरोज हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बताते हैं, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। फिर में इसमें एक आर्मेचर कॉइल है, ये एक आर्मेचर कॉइल हो गया, रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसमें एक आर्म बड़ा होता है, एक छोटा होता है। ठीक है, एक आर्मेचर कॉइल है PQRS, ये PQRS एक आर्मेचर कॉइल हो गई, ये इसका एक्सिस हो गया कॉइल। इस कॉइल को इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जाता है। अब ये जो वायर है, ये इस कॉइल का ये जो वायर है, ये जो एक एंड है, ये एक कॉइल से, एक सर्कुलर कॉइल से कनेक्टेड है ना। इसको बोलते हैं स्लिप रिंग, दिस इज कॉल्ड स्लिप रिंग।
और इस स्लिप रिंग के साथ एक ग्रेफाइट के यानी कि कार्बन के ब्रशेस लगे हुए होते हैं। ये कार्बन ब्रशेस ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं जो कंडक्टिंग होते हैं, और इसको फिर एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। स्प्रिंग का क्या यूज है? स्प्रिंग इससे एक कंटिन्यूअस कांटेक्ट बनाए रखता है। ये जो स्लिप रिंग है S1, इसको मैंने S1 नाम दे दिया। S1 इज स्लिप रिंग, स्लिप रिंग। तो स्प्रिंग का काम है कि इस कार्बन ब्रश को, इसको B1 नाम दे दें। ये जो कार्बन ब्रश है, इस ब्रश को इस स्लिप रिंग से कंटिन्यूअसली कांटेक्ट बनाए रखता है। इसी तरह से ये एक दूसरी स्लिप रिंग है S2, इसके साथ एक कार्बन ब्रश कनेक्टेड होता है। ये कार्बन ब्रश कनेक्टेड है, ये B2 हो गया, और ये भी इसी तरह से एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है। स्प्रिंग का काम है कि इसको इससे सटाए रखता है, मतलब इससे कंटिन्यूअस कांटेक्ट बनाए रखता है। फिर इससे एक वायर जाता है, इससे एक वायर जाता है दूसरा, और ये दोनों वायर्स के बीच में एक लोड रेजिस्टेंस लगा देना। जैसे कोई बल्ब आपने लगा दिया तो ये एक लोड रेजिस्टेंस होगा, है ना। इससे आपको आउटपुट मिलता है। इस वाले एंड को हमने M से मार्क किया और इस वाले एंड को N से मार्क किया। देखिए जब ये कॉइल घूमेगी, जब ये कॉइल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, तो ये वाला जो वायर है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो देखिए ये वाला जो वायर है जो इस रिंग से कनेक्टेड है, ये आधे साइकिल में, ये आधे साइकिल में ऐसे मूव करके आ जाएगा, इधर से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। और ये वाला जो बड़े वाला वायर है, ये इधर से मूव करके आधे साइकिल में इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए कि अभी इस केस में देखिए तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके पैरेलल है, यानी कि इस कॉइल को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो अभी इसके साथ जो इसका फ्लक्स है वो 0 है, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही। तो जैसे जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो इसके साथ इसका फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, और जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा, तो ये जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। फिर ये ऐसे रोटेट करेगा, फिर ऐसे रोटेट करेगा, तो ये 0 से मैक्सिमम के बीच में घूमता रहेगा। तो ये फर्स्ट हाफ रोटेशन देखिए, सपोज करिए कि PQRS से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब PQRS से स्टार्ट होगा तो सपोज करिए कि इसमें जब फ्लक्स, जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। और क्योंकि ये सर्किट क्लोज है, ये देखिए ये क्लोज सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, तो जब अगर इसमें EMF इंड्यूस होगा तो इसमें करंट भी इंड्यूस होगी। सपोज करिए कि इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। हमने इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसको सपोज कर लिया, तो इसकी डायरेक्शन देखिए कि इस पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या है। इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी, तो ये इस वायर के थ्रू ये ब्रश B2 को जाएगा। ये वाला जो वायर है ये S1 से कनेक्टेड नहीं है, ये S2 से कनेक्टेड है। ये जो बड़े वाला वायर है ये इस वाले रिंग के बीच में से होके जा रहा है, लेकिन इससे छू नहीं रहा है, इससे कनेक्टेड नहीं है, वो इस वाली रिंग से कनेक्टेड है। और ये वाला जो वायर है वो ऊपर वाली रिंग से कनेक्टेड है। तो ये वाला वायर S1 से कनेक्टेड नहीं है, S2 से कनेक्टेड है। तो ये जो करंट है वो B2 से होते हुए फिर ऐसे जाएगी। फिर आप देखिए कि करंट की डायरेक्शन क्या है, M से N की तरफ। देखिए बेटा ये एक क्लोज सर्किट है, इसमें स्टार्ट होगा, जैसे ये सपोज करिए कि ये दो एंड्स है ना, ये कॉइल है। कॉइल में जैसे सपोज करिए कि ये कॉइल है और इसमें जो करंट है ये इस कॉइल में इस तरह से करंट है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि करंट में जो कॉइल, मतलब कॉइल में जो करंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो करंट अगर आप एक उसमें देखते हो, ये सेल के अंदर देखते हो, तो सेल में अगर आप करंट देखोगे तो आप पॉजिटिव टर्मिनल से इसको दिखाते हो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, लेकिन उसके अंदर भी पूरा सर्किट होता है, फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी होता है। तो अगर आपके पास सेल है तो सेल में तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, और उसके अंदर का जो सर्किट है वो हमें साफ साफ पता होता है कि भाई ये सेल का इनसाइड है या आउटसाइड है। लेकिन जो कॉइल है इसमें ये नहीं पता कि भाई अंदर का है क्या है और बाहर क्या है, मतलब सेल के टर्मिनल्स इसमें नहीं पता लगते। तो इसमें आपको करंट दिखाई देती है, इसके एंड पॉइंट्स नहीं दिखाई देते। आप ये नहीं बता सकते हो कि इसमें करंट कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है,
अब ये जैसे M और N के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ से हम ये इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। ये M हो गया, ये N हो गया। तो ये अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हटा लिया जाए, ये हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हटा दिया, तो ये सेल के टर्मिनल्स हो जाएंगे। मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, या ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। तो जहां पे आप, जिसमें आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो, जैसे ये हमने यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, तो दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ सेल। तो रेजिस्टेंस को सेल के टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। तो ये देखो, ये पूरी कॉइल, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटा दी, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हटा दिया, तो अब इसमें करंट नहीं हो। तो एक टर्मिनल हो गया N और दूसरा टर्मिनल हो गया M, और ये कॉइल के अंदर EMF है, तो ये दोनों इसके टर्मिनल्स हो गए। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई जो करंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऐसे जा रही है। ठीक है, तो जैसे सेल के टर्मिनल्स होते हैं दो, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी तरह से इसके टर्मिनल्स हो गए। ये पूरा एक सेल बन गया। अगर आप ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो ये हमने इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो आप ये कहिए कि भाई जो करंट है वो ऐसे स्टार्ट हुई, ऐसे गई और फिर इस तरह से आई, और करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, M से लेके N की तरफ हो। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ रोटेशन हो गया। आपको करंट की डायरेक्शन कहां से कहां तक मिल रही है, M से लेके N तक मिल रही है। और करंट की जो वैल्यू है, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, वो कितनी है? करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है I0 sin ओमेगा t, है ना। कि किसी भी टाइम में आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू डालिए, आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर t इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो ये I0। ठीक है, तो डायरेक्शन तो हमने यहाँ से देख ली कि भाई ये फर्स्ट हाफ रोटेशन में जो करंट की डायरेक्शन है वो M से N की तरफ है। और मैग्नीट्यूड के लिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड एवरी मोमेंट चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये इक्वेशन है I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। ओमेगा इसमें कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी, ये जो आर्मेचर कॉइल जिस आप फ्रीक्वेंसी से इसको रोटेट कर रहे हो वो फ्रीक्वेंसी है, कांस्टेंट है, और t इसमें टाइम है। तो हर मोमेंट पे टाइम की वैल्यू डालोगे तो आपको करंट की एक नई वैल्यू मिलेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज होगा। इसलिए ये वाली जो करंट है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, ये करंट इंस्टेंटेनियस है, क्षण भर के लिए है, अगले ही क्षण ये बदल जाने वाली है, एक नई करंट बन जाने वाली है। और ये जो I0 है इसको बोलते हैं पीक करंट। पीक करंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि साइन ओमेगा t की वैल्यू 1 होती है, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू की मैक्सिमम करंट है, यानी कि I0 को हम पीक करंट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो तो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो M से N की तरफ है। ये फर्स्ट हाफ रोटेशन है। अब सेकेंड हाफ रोटेशन पे चलता है, तो इसको फर्स्ट हाफ रोटेशन को सेकेंड हाफ रोटेशन बना देते हैं। ये फर्स्ट हाफ रोटेशन है, इसको फर्स्ट को हमने लिख दिया सेकेंड हाफ रोटेशन। तो आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, आधे रोटेशन के बाद ये जो पी क्यू वाला एंड है वो इस तरफ आ जाएगा, ये पी क्यू इस तरफ आ जाएगा, और जो आर एस था वो इस तरफ आ जाएगा। ये आधे रोटेशन के बाद ये वाला एंड इस तरफ आ जाएगा, तो आधे रोटेशन के बाद ये जो छोटे वाला एंड है वो इस तरफ, ये घूम के इस तरफ आ जाएगा। ये जो इधर कनेक्टेड था वो आधे रोटेशन के बाद इस तरफ आ गया, और जो बड़े वाला एंड यहाँ पे कनेक्टेड था वो आधे रोटेशन के बाद इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ जो एंड था वो आधा एंटी क्लॉकवाइज घूम के ये पीछे की तरफ से आधा घूम के इस वाले एंड पे आ जाएगा। देखो ये ऐसे होता है, ये जैसे कॉइल है, इसके अंदर ये वायर है, ये वायर ऐसे घूमेगा, और आधे रोटेशन के बाद ये वाला जो वायर था वो इस तरफ आ जाएगा। ऐसे दूसरी वाली कॉइल में जो बड़े वाला वायर था, जो ये बड़े वाला वायर था, वो इस तरफ से घूम के इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। ठीक है, और ये वाली जो सिचुएशन है, सपोज करिए कि ये जैसे कॉइल है, इसको आधा घूमने के बाद फिर ये कॉइल ऐसे हो गए इस तरह, तो फिर पहले जैसी सिचुएशन आ गई, फिर इसमें फ्लक्स उसी तरह से चेंज होगा। हाफ रोटेशन के बाद में फिर ये एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घूमेगा, तो फिर से उसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है कॉइल के अंदर, ये एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी, क्योंकि जैसे फ्लक्स पहले चेंज हो रहा था, आधे रोटेशन के बाद भी फ्लक्स बिल्कुल उसी तरह से चेंज होगा। तो अब इसकी डायरेक्शन देखिए, ये करंट ऐसे जा रही है इस तरह से, फिर ये इस वाले स्लिप रिंग से होते हुए इस ब्रश से जाएगी,
और फिर ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। तो पहले करंट एम से एन की तरफ जा रही थी और अब ये जो करंट है ये एन से एम की तरफ जाएगी ऐसे। फिर इस ब्रश से होते हुए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस बनाएंगे। तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले करंट जो है एम से एन की तरफ जा रहा था और अब करंट जो है वो एन से एम की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यही एसी जनरेटर है। आप जब इसको मैकेनिकली मूव करते हो कॉइल को, तो इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इसको रोटेट करोगे, ईएमएफ चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि हमने इसके प्रिंसिपल में पढ़ा था। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस वाले टर्म को, ये जो मैक्सिमम ईएमएफ है, इसको ई नॉट से डिनोट करो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर मैक्सिमम ईएमएफ इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। तो जो मैक्सिमम ईएमएफ है इसको हम मैक्सिमम ईएमएफ बोलते हैं। मैक्सिमम ईएमएफ इज एन बी ए ओमेगा। ये ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और इसका ग्राफ इस तरह से आता है, क्योंकि साइन का ग्राफ है तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा। ये t इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे एक इसका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो ये जो एक साइकिल है इसके टाइम को हम इसका टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये इसका टाइम पीरियड का हाफ हो गया, यानी कि T/2 हो गया। पूरे एक ऑसिलेशन में फेज कितनी चेंज होती है? जैसे ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी। जब इसका एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो जो आर्मेचर कॉइल थी उसका भी पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और वो जो आर्मेचर कॉइल थी वो कितना एंगल मूव करेगी, तो उसमें जो एंगल टर्न है वो 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, और जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें एक फॉर्मूला बनता है ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो ओमेगा 2 पाई अपॉन टी के इक्वल होता है, ओमेगा इंटू टी 2 पाई के इक्वल। आप इसको, ये जो 1 अपॉन टी है इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, तो ये 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ओमेगा इंटू टी 2 पाई के इक्वल होता है। तो अगर आपको टाइम को एंगल में चेंज करना होगा तो उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ओमेगा इंटू टी 2 पाई के इक्वल हो। ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये ई नॉट होगी। इधर भी इसका जो मैग्नीट्यूड है ये ई नॉट रहेगा, दिस इज ई नॉट। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? एक तो T/4 पे आती है और एक 3T/4 पे आती है। तो T/4 पे और 3T/4 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू एक तरफ मिलती है, एक डायरेक्शन में, यानी कि M से N की तरफ ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, N से M की तरफ ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। और आप देखिए कि हर एक टाइम पे जो ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो ये I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये ई नॉट की जगह क्या आ जाएगा? आई नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ईएमएफ और करंट दोनों का सेम ही ग्राफ होता है। ये बस आई नॉट और ई नॉट चेंज हो जाएंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो साइनोसॉइडल ईएमएफ और साइनोसॉइडल करंट। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद है बेटा एवरेज करंट।
जैसे 11th में आपने पढ़ा होगा एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, तो जैसे एवरेज वेलोसिटी होता है उसी तरह से एवरेज करंट होता है। आप देखिए कि एक सेल है, सेल एक कांस्टेंट करंट रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है और ये एक एसी ऑसिलेटर है ना, ये सोर्स है एसी ईएमएफ का, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने इसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो देखिए ये एक डायरेक्ट करंट है आई, कांस्टेंट करंट है, और इसमें आर रेजिस्टेंस है, तो इसमें कितना चार्ज होगा, और ये जो आई है ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये भी इस रेजिस्टेंस थ्रू चार्ज फ्लो और चार्ज, ठीक है। तो इसका जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है, इसकी एवरेज वैल्यू इसके बराबर होगी अगर सेम टाइम में सेम चार्ज फ्लो करता है। सपोज करिए कि t इज इक्वल टू t/2 में इसमें जो चार्ज है वो q के इक्वल है, और t इज इक्वल टू t/2 में इसमें जो चार्ज है रेजिस्टेंस के थ्रू जो फ्लो हो रहा है वो भी q के इक्वल है। ये जो डायरेक्ट करंट की वैल्यू है ये इसकी एवरेज करंट हो जाएगी, क्योंकि ये तो वेरिएबल करंट है और ये कांस्टेंट है। तो अगर दोनों इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चार्ज रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करा रहे हैं तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू इसकी एवरेज वैल्यू होगी। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या है, आई मीन से इसको डिनोट करते हैं, एवरेज करंट को हम एवरेज से डिनोट करते हैं, क्या होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और ये जो टोटल चार्ज है इसको हम हाफ टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं। फुल टाइम इंटरवल में इसलिए कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि आधे टाइम इंटरवल में चार्ज एक तरफ फ्लो होता है, दूसरे टाइम इंटरवल में चार्ज दूसरी तरफ फ्लो होता है, तो दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाते हैं। इसलिए एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करी जाती है। अब ये चार्ज कैसे निकालेंगे, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है इसके लिए Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होगा, क्योंकि आई इसमें कांस्टेंट है, और इसके लिए जो चार्ज का फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई डी टी। इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो करंट है ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे आई इंटू टी, यहाँ पे जो आई है ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट मानी जा सकती है। तो ये जो चार्ज है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज को हम कैलकुलेट करेंगे आई डी टी से, और ये टाइम रखेंगे 0 से लेकर t/2 तक। आई की वैल्यू डाल दीजिए, 0 से लेकर t/2 तक आई की वैल्यू डालेंगे तो ये आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी की तरह है, जैसे एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, उसी तरह से एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। और टोटल चार्ज क्योंकि ये करंट कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल करंट है, इससे आई डी टी से एलिमेंट्री चार्ज निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर t/2 तक। तो ये आई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 0 से लेकर t/2 तक ये साइन ओमेगा टी डी टी हो, साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, 0 से लेकर t/2 तक साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, 0 से लेकर t/2। देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, टी की जगह ओमेगा टी है तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, और लिमिट्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ये 0 से लेकर t/2, तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा, पहले अपर लिमिट डाल दीजिए t/2 हो गया, और फिर लोअर लिमिट डाल दीजिए, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा t/2, ओमेगा टी 2 पाई के इक्वल होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा
cos पाई -1 हो गया और cos 0 1, तो ये 2I0 बाई ओमेगा के इक्वल हो गया। तो टोटल चार्ज हो गया 2I0 बाई ओमेगा। तो टोटल चार्ज की वैल्यू डाल दीजिए 2I0 बाई ओमेगा और ये T/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 4I0 और ये ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। ओमेगा इंटू टी होता है 2 पाई के इक्वल, तो ये 2/पाई इंटू I0 हो जाएगा। तो करंट की जो मीन वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? करंट की मीन वैल्यू हो जाएगी 2/पाई इंटू I0। ये करंट की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू होती है। तो अगर हम चार्ज को कंपेयर करें, जैसे ये सपोज करिए कि एक डीसी चार्ज है, डीसी करंट है I और ये टाइम है t इज इक्वल टू T/2। तो इसका जो एरिया है वो चार्ज को बताता है, ये एरिया इस चार्ज को बताएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी करंट इंटू टाइम, I इंटू T/2 के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप एक एसी को, ये एसी करंट है 0 से लेकर T/2 तक, आधा साइकिल हमने बनाया, ये करंट हो गया एसी करंट। इसका जो एरिया है वो इसके चार्ज को बताएगा और इसकी वैल्यू आती है I dt 0 टू T/2। इसको हमने Q1 से लिखा है, इसको Q2 से लिखा है। तो देखिए ये तो वेरिएबल करंट है जो कि एसी ऑसिलेटर से आती है, और ये वाली जो करंट है ये डीसी करंट है जो कि सेल से आती है। तो सेल तो एक डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट सप्लाई करता है जो कि कांस्टेंट होती है, और जो एसी जनरेटर है वो साइनोसॉइडल करंट जनरेट करता है। तो 0 से लेकर T/2 तक ये इतना चार्ज प्रोड्यूस करेगा और ये इतना चार्ज प्रोड्यूस करेगा। अगर ये दोनों चार्ज इक्वल है, अगर Q1 Q2 के इक्वल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इसकी एवरेज वैल्यू होगी, यानी कि जितना डीसी करंट 0 से लेकर T/2 तक रेजिस्टेंस के अंदर चार्ज भेजेगा, उतना ही ये एसी करंट भी 0 से T/2 टाइम के अंदर उस रेजिस्टेंस के अंदर चार्ज भेजेगा, है ना। यानी कि ये जो एसी करंट है ये इस वाली डीसी करंट के इक्विवेलेंट होगा, है ना। तो अगर हम इन दोनों चार्ज को इक्वेट करेंगे, जैसे Q1 इज इक्वल टू Q2, तो इधर तो हो गया I इंटू T/2, ये I इसकी एवरेज वैल्यू है, ये जो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है, ये इसकी एवरेज वैल्यू होगी। तो इसको हम Im इंटू T/2 लिख लेंगे, और इधर जो टोटल चार्ज है वो हो जाएगा 0 टू T/2 I dt। तो ये जो मेन वैल्यू ऑफ करंट है, यानी कि ये वाली जो एवरेज करंट है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 टू T/2 I की वैल्यू डाल दीजिए I0 साइन ओमेगा टी dt, और इसको हमने T/2 से डिवाइड कर दिया, ये T/2 इस तरफ चला जाएगा। तो या तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट which would send same amount of charge, मतलब जितना ये भेजेगा उतना ही ये भेजेगा, in a resistance in time T/2 in half time interval। ठीक है, या तो ऐसे समझ लीजिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, और ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद किसके इक्वल आता है? 2/पाई I0 के इक्वल। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज करंट, मतलब ये वाली जो एसी करंट है इस एवरेज करंट के बराबर होगी, और 0 से T/2 टाइम में ये एक रेजिस्टेंस के अंदर इक्वल चार्ज भेजेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। RMS करंट
और वर्चुअल करंट और इफेक्टिव करंट। ठीक है, इस करंट को हम तीन नामों से जानते हैं। या तो आरएमएस करंट बोलते हैं, आरएमएस की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर करंट और वर्चुअल करंट। तो इसको तो आईआरएमएस से डिनोट करते हैं, इसको आईवी से डिनोट करते हैं और इसको आई इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीनों का एक ही मतलब है। जैसे एवरेज करंट होती है ना, एवरेज करंट में हम चार्ज को कंपेयर करते हैं। एसी और डीसी अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज किसी रेजिस्टेंस में फ्लो करते हैं तो डीसी वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो वहां पे हम चार्ज को इक्वल रख रहे थे, इसमें हीट को इक्वल रखेंगे। अगर एक एसी और एक डीसी किसी रेजिस्टेंस में इक्वल हीट प्रोड्यूस करते हैं इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो जो डीसी है वो एसी की आरएमएस वैल्यू होगी। तो द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, स्टेडी मतलब फिक्स्ड और कांस्टेंट, flowing through a resistance, flowing through a resistance produces same amount of heat in same time interval. Which is produced by an AC current in the same resistance in same time interval. One complete cycle, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में अगर दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं then the steady current is RMS value of AC करंट। तो जो स्टेडी करंट है वो एसी करंट की आरएमएस वैल्यू मान ली जाएगी। तो अगर आप एक रेजिस्टेंस में एक स्टेडी करंट फ्लो कराते हो किसी सेल से और एक एसी से उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हो और एक पूरे टाइम इंटरवल में अगर दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ हीट उस रेजिस्टेंस के अंदर प्रोड्यूस करते हैं तो जो स्टेडी करंट है वो एसी करंट की आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू होगी। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो दोनों का हीट कैलकुलेट करेंगे और इक्वेट कर देंगे। देखिए ये एक स्टेडी करंट है, ये टाइम एक्सेस हो गया और ये करंट एक्सेस हो गया और ये स्टेडी करंट है, इसको हमने आई आरएमएस से डिनोट किया। ये वाली जो वैल्यू है दिस इज आई आरएमएस। ठीक है, तो ये स्टेडी करंट है। अब ये किसी रेजिस्टेंस के थ्रू कितना हीट प्रोड्यूस करेगी। अगर हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं और उसमें एक डीसी सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी।
और आई की वैल्यू यहाँ पे स्टडी वैल्यू कितनी है, IRMS। तो अगर हम इस स्टडी करंट को इस रेजिस्टेंस में भेजेंगे तो ये टी टाइम इंटरवल हो गया, टी टाइम में इतना हीट प्रोड्यूस होगा, IRMS स्क्वायर RT के बराबर। अब देखिए AC, देखिए ये AC है, ये AC करंट है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ना, और ये T इज इक्वल टू टी हो। अब इसी रेजिस्टेंस से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है इससे हमने AC ऑसिलेटर को कनेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर अब ये वाली करंट फ्लो करेगी, है ना। और इसके अंदर हीट का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसमें I स्क्वायर RT बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकाल सकते हैं। तो हम इसको, इस करंट को एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, dt टाइम इंटरवल के लिए हम कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम हीट कैलकुलेट कर सकते हैं और इस हीट को हम dH से डिनोट करेंगे। तो dH इज हीट प्रोड्यूस इन दिस रेजिस्टेंस फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, क्योंकि उसी के लिए हम इस करंट को कांस्टेंट ले सकते हैं। तो I की वैल्यू इसमें डालोगे, I की वैल्यू हो जाएगी I नॉट साइन ओमेगा टी, उसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी। ठीक है, ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए हीट आ गया। अगर टोटल हीट कैलकुलेट करना है तो हमें T इज इक्वल टू 0 से लेकर T इज इक्वल टू T तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर T तक, 0 टू T, और ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि जब हम चार्ज को कंपेयर कर रहे थे, इक्वल चार्ज को कंपेयर कर रहे थे, तो हमने टाइम इंटरवल T/2 लिया था। T/2 इसलिए लिया था क्योंकि जो चार्ज है वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो हीट है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे I नॉट स्क्वायर आ रहा है। तो अगर करंट नेगेटिव भी होगी तब भी उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसमें वो ये वाला जो हीट है इस वाले हीट से कैंसिल नहीं होगा, जैसे चार्ज कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो जब पूरे टाइम इंटरवल में अगर हम निकालेंगे चार्ज तो वो 0 आएगा, लेकिन हीट 0 नहीं आएगी। इसलिए चार्ज को आधे टाइम इंटरवल में निकाला जाता है और हीट को पूरे टाइम इंटरवल में निकालो या आधे टाइम इंटरवल में निकालो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने इसमें पूरा टाइम इंटरवल दिया, क्योंकि हीट नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो अब इसको दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये I नॉट स्क्वायर R कांस्टेंट हो गया और 0 टू T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। तो इसका इंटीग्रेशन T/2 के इक्वल होता है, 0 टू T साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैथ से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से लेकर T तक T/2 के इक्वल होता है। तो पूरे टाइम इंटरवल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू T/2 के इक्वल आती है। तो ये I नॉट स्क्वायर R इंटू T/2 के इक्वल होगी। अगर इसकी 1 डिग्री रखेंगे, मतलब स्क्वायर हटा देंगे, तो फिर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो I नॉट स्क्वायर R इंटू T/2 के इक्वल हो। अब इन दोनों हीट को इक्वेट कर दीजिए, H1 इज इक्वल टू H2 के इक्वल रखें। तो ये हो जाएगा IRMS स्क्वायर इंटू RT और HT हो जाएगा I नॉट स्क्वायर R इंटू T/2 के। तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा और T से T कैंसिल हो जाएगा। तो ये IRMS स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर बाई 2। इसको अंडर रूट करोगे तो IRMS की वैल्यू मिल जाएगी। तो IRMS हो जाएगा I नॉट बाई √2 के। तो जो RMS करंट होती है वो I नॉट बाई √2 के इक्वल होती है।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। IRMS is understood. ठीक है, अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट, अगर आपको करंट की वैल्यू नहीं बताई हुई है, जैसे लिखा 220 एम्पियर AC, ठीक है, 220 एम्पियर की AC है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये IRMS वैल्यू 220 एम्पियर। तो अगर आपको करंट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है कि वो मीन करंट है या इंस्टेंटेनियस करंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको हमेशा कैसी करंट लोगे? RMS लो। अगर आपको लिखा हुआ है कि भाई 220 वोल्ट AC है ना, तो इसका मतलब ये ERMS की वैल्यू। तो जब कुछ भी नहीं बताया जाएगा तो आप उसको हमेशा RMS वैल्यू लोगे। ठीक है, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल देखिए, EMF दिया हुआ है 200√2 साइन 50 पाई टी वोल्ट, ये EMF की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें पूछा है कि RMS वैल्यू ऑफ EMF बताइए कितनी होगी। सेकंड पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, फ्रीक्वेंसी बता रही है AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। और थर्ड पूछा है हाउ मेनी टाइम्स द करंट बिकम जीरो इन 1 सेकेंड, हाउ मेनी टाइम्स करंट बिकम्स जीरो इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितनी बार करंट जीरो हो जाएगी। टाइम बताना है फ्रॉम I is equal to 0 to I is equal to I नॉट। ठीक है, तो जीरो से मैक्सिमम होने में करंट कितना टाइम लेते हैं, तो ये सब वैल्यूज निकालें। तो देखिए इसमें करंट की आपको स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है। ये जो करंट है 200√2 साइन 50 पाई टी, इसको आप किससे कंपेयर करोगे? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो इस इक्वेशन को आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी यानी कि पीक वैल्यू ऑफ EMF, ये पीक वैल्यू ऑफ EMF मिल गया, और दूसरा आपको ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 50 पाई हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है ERMS, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए, ERMS की वैल्यू होती है ERMS इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू, ई नॉट बाय रूट टू, ई नॉट की वैल्यू है 200√2, तो ये 200√2 डिवाइड बाय रूट टू, तो ये हो गया 200 वोल्ट, तो ERMS हो गया 200 वोल्ट। अब दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, यानी कि 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू है 50 पाई अपॉन 2 पाई, तो 25 हर्ट्ज हो गया। तो AC की जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 हर्ट्ज के इक्वल हो जाएगी। फिर थर्ड पार्ट में पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स द करंट बिकम जीरो इन 1 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन में देखिए
एक ऑसिलेशन में करंट कितनी बार जीरो होता है। ये यहां से स्टार्ट हुआ तो एक बार तो यहाँ पे जीरो हो गया, एक बार जब खत्म होगा वहां पे जीरो होगा, तो यहाँ से तो ये शुरू हो गया, फिर एक बार जीरो आएगा यहाँ पे, एक बार ये यहाँ पे जीरो आएगा, यानी कि एक ऑसिलेशन में करंट की वैल्यू 2 बार जीरो होती है। और एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो एक सेकंड में इस तरह के 25 ऑसिलेशन होंगे और हर एक बार 2 बार करंट जीरो होगा। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 2 इंटू 25, दैट इज 50 टाइम्स। ये इसका आंसर है, हाउ मेनी टाइम्स करंट बिकम जीरो इन 1 सेकंड। तो जो सेकंड पार्ट का आंसर है फ्रीक्वेंसी, वो आपको बताता है कि इस तरह के 25 ऑसिलेशन होंगे एक सेकंड में। फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है, इसका मीनिंग है कि इस तरह के 25 ऑसिलेशंस होंगे एसी के एक सेकंड के अंदर, और एक ऑसिलेशन में 2 बार करंट जीरो होती है। तो 25 ऑसिलेशंस में कितनी बार करंट जीरो हो जाएगी, तो 2 इंटू 25 यानी कि 50 टाइम्स करंट जीरो हो जाएगी। फिर पूछा है कि टाइम टेकन, फोर्थ पार्ट पूछा है कि जीरो से मैक्सिमम ये वाली जो करंट है ये आई नॉट है, इसमें कितना टाइम लगता है। तो टाइम टेकन फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम इज t/4, तो t/4 के बराबर टाइम लगता है। t कितना होगा, t होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल, तो 1/4 टाइम्स फ्रीक्वेंसी आ जाए, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 25, तो 1/100 सेकेंड। ठीक है, तो जीरो से मैक्सिमम होने में एक सेकंड का 100वां हिस्सा लगेगा, यानी कि 1/100 सेकेंड्स लगेंगे। आज का होमवर्क है पेज नंबर 1 to 6, पेज 1 to 6 तक थ्योरी आपको अपने रजिस्टर में समझ के लिखनी है। ठीक है, मैं एसी की पीडीएफ भेजूंगा अभी, उसमें पेज नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको नोट डाउन करना है और उसको समझना है।